चलिए स्टार्ट करते हैं और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला पहला क्वेश्चन है न्यूटन के फर्स्ट लॉ। 3 लॉ दिए थे टोटल। फर्स्ट लॉ की बात की जा रही है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नोन एज क्यों जाना जाता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ किसके लिए जाना जाता है, जो बात करता है। कहा गया है कोई भी वस्तु अगर स्थिर है या मोशन में है, मान लीजिए हम अभी स्थिर हैं, हम बल कार्य नहीं, कोई अगर बल कार्य नहीं कर रहा है तो हमारे कोई भी पोर्शन में मोशन नहीं आएगा। लेकिन अगर बाह्य बल के माध्यम कोई हम पे थोड़ा सा मोशन कर दिया जाए तो हम गतिशील अगर हो जाएंगे तो गतिशील ही रहेंगे। न्यूटन के तीनों लॉ जो हैं वो डिफाइन करते हैं। जो पहला लॉ है वो जड़ता के नियम पर आधारित है। जड़ता का नियम भी वही काम करता है जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ काम करता है। न्यूटन ने फर्स्ट लॉ के माध्यम से भी बताया था कि कोई गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा, अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा। ऐसे ही जड़त्व या जिसे इनर्शिया भी बोलते हैं, इनर्शिया का भी यही काम है कि कोई अगर बिना अगर गतिशील नहीं है तो वो जड़त्व की अवस्था में है, और जड़त्व की अवस्था में पर बाह्य बल लगाने से वो मोशन की अवस्था में आ सकता है। तो पहला जो है वो जड़त्व के नियम पर आधारित था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बात कर रहा है कि साधारण यंत्र किस शक्ति की सहायता करता है। साधारण यंत्र, मान लीजिए हम अपने बल से कोई कार्य कर रहे हैं और वही कार्य अगर मशीन के माध्यम से कराया जाए तो थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है। परिवर्तन कैसे देखने को मिलता है, मान लीजिए मैं काम कर रहा हूँ, मेरे द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वो उसी काम को ज़्यादा समय में पूरा किया जाएगा। लेकिन अगर मशीन के माध्यम से वही काम कराया जाए, वही काम जल्दी समय में पूरा किया जा सकता है। इसका आंसर जो हम बात करते हैं, इसका आंसर उतने ही काम को मात्रा में करने के लिए कम समय की मात्रा होती है। वही काम आप करेंगे लेकिन कम समय में पूरा किया जा सकता है मशीन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन की बात करें तो एक व्यक्ति एक संवेदनशील या सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग का मतलब होता है कि उसके वेट में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका भार बढ़ रहा है या घट रहा है। मान लीजिए कि कोई पर्सन है वो सेंसिटिव स्केल पे खड़ा है और वो गहरी सांस अंदर लेता है। जानते हैं कि एयर अगर एटमॉस्फेयर से हम इनहेल करते हैं, एटमॉस्फेयर से एयर इनहेल करते हैं हम, तो अगर 1 लीटर एटमॉस्फेयर से एयर इनहेल कर रहे हैं तो हमारे भार में 1.225 ग्राम जो है वो वेट हमारा बढ़ जाएगा। 1.225 ग्राम वेट बढ़ जाएगा। और हम ये देखेंगे कि 1 लीटर अगर एटमॉस्फेयर से एयर हम इनहेल कर रहे हैं तो इतना वेट हमारा बढ़ जा रहा है। इसीलिए जब यही तराजू पे या स्केल पे रीडिंग की जाती है तो हमें बढ़ा हुआ महसूस, का आंसर होगा फर्स्ट, बढ़ा हुआ महसूस। आगे बात करें कि प्रक्षालन, या इससे हम बात करते हैं वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है। वॉशिंग मशीन जो सिद्धांत पे काम करता है उसमें 2 काम करते हैं। पहला है सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो प्रक्षालन मशीन जो वॉशिंग मशीन है वो आप केंद्रण बल, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोलते हैं, उसके सिद्धांत पे काम करता है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है, तो कोई भी बल अगर बाहर से अंदर की तरफ लग रहा हो तो हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल। लेकिन अगर केंद्र से, सेंटर से बाहर की तरफ फोर्स लग रहा हो तो उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रण बल। तो ये जो अपकेंद्रण बल है ये कुछ जगहों पे और काम करता है, जैसे आप जो क्रीम निकालने वाली मशीन होती है कि वो भी अपकेंद्रण के सिद्धांत पे काम करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राशि सदिश या वेक्टर नहीं है। कौन सी राशि जो है वेक्टर नहीं है। तो विस्थापन हम बात करें तो विस्थापन के लिए विस्थापन और दूरी दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। विस्थापन में आपको दिशा के साथ होना चाहिए, मतलब एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पे हम जा रहे हैं और दिशा भी हमारे साथ है तो हम कहेंगे कि विस्थापित हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। लेकिन दूरी किसी भी दिशा के में जाया जा सकता है, तो उसमें आपको परिमाण तो होता है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। इसमें बात कर रहा है कौन सा सदिश राशि नहीं है, तो हम बात करेंगे आयतन सदिश राशि। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है। अब आगे कि कौन सी वेक्टर है या सदिश राशि है। पी इक्वल टू संवेग जो है, संवेग को पी से इंडिकेट करते हैं, तो पी इक्वल टू होता है एम भी, द्रव्यमान और वेग। अगर हम मास में परिवर्तन कर दें और मास में परिवर्तन करने के साथ अगर हम बाहरी बल लगा रहे हैं तो वेग में भी परिवर्तन हो रहा है। दोनों के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, संवेग। संवेग जो है, संवेग में दिशा भी होती है और परिणाम भी होता है। परिमाण मतलब कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और दिशा भी साथ साथ होती है। तो ये एक सदिश राशि है, संवेग एक सदिश राशि। अगले क्वेश्चन पर बढ़ें तो कौन सी सदिश राशि है इसमें। तो अभी हम बता चुके हैं विस्थापन जो है अगर दिशा के साथ हो रहा है तो विस्थापन बोलेंगे, दिशा के विपरीत या दिशा के बिना हो रहा है तो हम दोनों में यही अंतर है। तो यहाँ पे विस्थापन सदिश राशि होगी, जबकि बाकी तीनों समय, चाल और दूरी तीनों क्या होंगे, अदिश राशि होंगे। पदार्थ के संवेग या मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो पदार्थ के संवेग, संवेग की बात कर रहा है, संवेग मतलब p इक्वल टू mv, और वेग, संवेग और वेग का अगर अनुपात निकालेंगे तो यहाँ से v कैंसिल हो जाएगा। संवेग बराबर हमको मास प्राप्त होगा, मतलब द्रव्यमान प्राप्त होगा। तो आंसर क्या होगा, द्रव्यमान होगा। अब बात कर रहा है कि बल गुणनफल है। बल किस चीज का गुणनफल है। तो पहला क्वेश्चन जो न्यूटन के लॉ पे आधारित था, न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे और जिसमें दूसरा लॉ जो है वो बात करता है एफ इक्वल टू एम ए। एफ इक्वल टू एम ए मतलब मास और त्वरण जो होता है का गुणनफल जो है बल के बराबर होता है। एफ इक्वल टू एम ए न्यूटन के सेकंड लॉ द्वारा परिभाषित किया गया था। बल गुणनफल किसका होता है, एक तो द्रव्यमान हो जाएगा, दूसरा त्वरण, एम और ए। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है। ऊर्जा संरक्षण की बात करें तो हम जानते हैं ऊर्जा को न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है, बस उसका चेंज या फॉर्म चेंज किया जा सकता है। मान लीजिए कि मैं अभी, मेरे में जो एनर्जी है
वो एनर्जी मैं ना तो उत्पन्न किया हूँ, ना तो नष्ट कर सकता हूँ पूरी तरह, बस उसका फॉर्म चेंज कर सकता हूँ। मतलब मैं किसी चीज़ पे बल लगा के उसके में परिवर्तन कर सकता हूँ, मतलब उसका फॉर्म चेंज कर सकता हूँ। एनर्जी जो होती है, ऊर्जा संरक्षण का जो नियम काम करता है, वो सिर्फ यही बात करता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, नष्ट की जा सकती है, उसका बस फॉर्म चेंज किया जा सकता है। यही बात यहाँ लिखी हुई है, ऊर्जा ना तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। हवाओं की ऊर्जा होती है, हवाओं की ऊर्जा होती है। बात करते हैं कि एक विंड एनर्जी भी होता है, दूसरा हाइड्रो एनर्जी होती है। तो विंड एनर्जी में ये देखते हैं, एक चक्री लगाया जाता है। चक्री मतलब ये समझ सकते हैं, आप देखे होंगे राजस्थान या तमिलनाडु या कर्नाटक के पोर्शन में बड़े-बड़े पंखे लगे होते हैं। पंखे में एक टर्बुलेटर लगा होता है बीच में, जो बहुत तेज़ी से घूमता है। हवाएँ उसको घुमाती हैं और तेज़ी से किसी चीज़ को घुमाया जाए तो बीच में हम जानते हैं करंट उत्पन्न। इसी करंट को संरक्षित किया जाता है और उसी करंट को संरक्षण करने के माध्यम से क्या बनाते हैं, हवाओं से ऊर्जा जनरेट करते हैं। यही हवाओं से ऊर्जा जनरेट करने के बाद हम इसी को हम वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हवाओं की ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और यही कन्वर्ट करने के बाद हम देखते हैं ये एनर्जी टोटल रूप से काइनेटिक एनर्जी है। वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? क्वेश्चन बता चुके हैं। जैसे ही वायु शक्ति या विंड एनर्जी की बात करते हैं, जो पवन चक्की होती हैं, पवन चक्की के माध्यम से जानते हैं कि चक्की तेजी से घूमती है और बीच में उसमें एनर्जी या इलेक्ट्रिक उत्पन्न होता है। उसी इलेक्ट्रिक को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के माध्यम से और घरों में प्रोवाइड कराया जाता है। तो विंड एनर्जी भी एक बड़ा सोर्स है हमारे इंडिया में पावर जनरेट करने का या एनर्जी जनरेट करने का। तो विंड एनर्जी है इसमें गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। निम्न में से कौन सा उसमें निकाले गए निष्कर्ष विचार करिए। निष्कर्ष कहा गया है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में से चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। कि आप अपने दैनिक जीवन में देखिए, अगर कोई साइकिल मान लीजिए आप उठाइए और साइकिल खड़ी हुई है, साइकिल को चलाने के लिए आपको थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी और दूसरी तरफ साइकिल अगर चल रही है तो आप थोड़ा सा भी धक्का देंगे ना, साइकिल तेज हो जाएगी। यही बात कर रहा है कि अगर वस्तु को पहले से स्थिर है, उसको चलाने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। क्यों? कि स्टार्टिंग में हमको आपको बता चुके हैं कि इनर्शिया जो काम करता है, वो जड़त्व जो काम करता है, वो इसी सिद्धांत पर काम करता है कि अगर आप स्थिर हैं तो आपको जड़त्व जो है, जड़त्व के विपरीत या फ्रिक्शन के विपरीत आपको बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तब आपका मोशन में वो वस्तु आ पाएगा। तो यही बात करता है कि भरी हुई गाड़ी में अगर आपको बल लगा रहे हैं, बाहरी बल लगा रहे हैं चलाने के लिए, ज़्यादा आवश्यकता होगी। और जड़त्व या इनर्शिया टोटल रूप से काम करता है मास पे। तो जड़त्व जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम, मतलब अगर मास जो है ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा जड़त्व काम करेगा उस पे, मास कम रहेगा तो कम जड़त्व काम करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, फ्रिक्शन कम काम करता है उसमें। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति चाल से और नाव 0.5 मीटर चाल से है कि नाव का द्रव्यमान मास मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। तो यहाँ बात कर रहा है जो हम अभी बता चुके हैं आपको, संवेग P इक्वल टू क्या बताया है, एम वी। P इक्वल टू क्या है, एम वी। बात कर रहा है कि दो है, एक पहले की जो हो चुका है उससे अवस्था क्या है और एक होने के बाद की अवस्था क्या है। तो दोनों में मास में क्या डिफरेंस। मास की बात करें तो P इक्वल टू एम वी है और यहाँ पे पहले वाले की अवस्था मान लेते हैं मास m है, दूसरे वाले की n है। तो 5 इंटू एम माइनस 0.5 इंटू एन, 5 इंटू एम माइनस 0.5 इंटू एन इक्वल टू 0। इसको हम बाहर निकालेंगे, 0.5 एन बराबर 5 एम। तो एन बाई एम इक्वल टू 5 इंटू 0.5, 0 पॉइंट हटाएंगे तो 50 आएगा बराबर 10। एन बाई एम इक्वल टू कितना आएगा, 10। यही बात कर रहा है कि यहाँ पे 10 गुना आंसर आ जाएगा। अगला, एक टन जैसे कि चलना प्रारंभ करती है, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, उस बैठे हुए यात्री का सिर पीछे होता है। इसका कारण क्या है? मान लीजिए हम ट्रेन पे बैठे हैं और हमारा पूरी बॉडी जो है ट्रेन के साथ चल रही है। ट्रेन अचानक से ब्रेक लगता है और हम ये देखते हैं अचानक से हम पीछे की तरफ जाते हैं। मतलब दो अवस्था होती है, एक आपका बॉडी के साथ आपका पैर जो है मोशन में है कि नहीं। मान लीजिए ट्रेन अभी स्थिर है, अचानक से चलना स्टार्ट कर दी तो हमारा बॉडी के साथ पैर भी स्थिर था, स्थिर अवस्था में था। जैसे ही ट्रेन का नीचे वाला हिस्सा आगे बढ़ा तो बॉडी का पैर जो है वो मोशन में आ गया, लेकिन हमारा शरीर जो है अभी मोशन में नहीं आ पाया है। शरीर में मोशन में नहीं आ पाया है तो नीचे वाला हिस्सा आगे बढ़ जाएगा और शरीर जो है वो पीछे की तरफ हो जाएगा। ये जस्ट विपरीत ये होगा कि रुकने के बाद गाड़ी अचानक से रुकने के बाद ये हम देखते हैं कि हम आगे की तरफ चले जाते हैं। हम आगे की तरफ चले जाते हैं, जब स्टार्ट होता है ट्रेन पीछे की तरफ जाते हैं। आंसर ये होगा कि जड़त्व का आघूर्ण, स्थिरता का जड़त्व। एक पूर्णतः घर्षण पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। ये पहला दो कथन है, आपको बताने हैं कि सही है का अगर कारण सही होगा या उसके कारण की व्याख्या कर रहा होगा तब तो ऑप्शन ए सही होगा। अगर दोनों कथन सही होंगे तो ऑप्शन बी सही। अगर एक सिर्फ दोनों में से कथन होंगे सी या डी सही होगा। तो पहला बात कर रहा है कि घर्षणहीन है, मतलब कोई भी फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है जहाँ वो सतह पे, मान लीजिए कोई ऐसा प्लेन सरफेस है, चिकना सरफेस है, जहाँ पे कोई भी घर्षण काम नहीं कर रहा है। घर्षण काम नहीं कर रहा है तो आप देखेंगे वहाँ पे चलने में आपको दिक्कत हो रही है। चलने में क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि फ्रिक्शन हमको ये आराम से चलने में सहायता करता है। फ्रिक्शन अगर काम नहीं करेगा तो हम बिल्कुल चल नहीं पाएंगे, फिसल जाएंगे बाहर।
जो बात कर रहा है तो दोनों ऑप्शन, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर एक खड़ा व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। जैसे ही सीटी बजाएगा एक फोर्स काम करेगी उसको पीछे धक्का देने में, और घर्षणहीन है सतह तो आसानी से वो गति में आ सकता है। पहला ऑप्शन सही है, कथन सही है। दूसरा कारण कहा है यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो संवेग H जो है परिवर्तित नहीं होता है। संवेग परिवर्तित नहीं होगा अगर बाह्य बल कोई क्रियाशील नहीं है, तो ये भी सही है। लेकिन ये जो है कारण जो है व्याख्या नहीं करता है। ये ऑप्शन बी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा जिसे काइनेटिक एनर्जी कहेंगे समान है। तब एक कार है और एक मोटर है साइकिल की गतिज ऊर्जा समान है, काइनेटिक एनर्जी समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाया जाए तो ये क्रमशः एक्स और वाई जेड दूरी पर रुकते हैं। समान बल लगाया जाएगा तो ये बात किया जा रहा है कि समान अवरोधक लगा रहे हैं। समान अवरोधक मतलब एक समान बल से दोनों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, एक समान फ्रिक्शन लगा रहे हैं हम दोनों पे। तो ऐसा देखा जाता है कि एक्स और वाई जेड दोनों एक समान दूरी पे जाके ही रुके, कितना भी वो हो, चाहे वो ट्रक हो, कार हो, कुछ भी हो। लेकिन अगर एक समान अवरोधक लगा रहे हैं, तीनों देखेंगे एक समान दूरी पे जाके ही रुक जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखें कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुएं, समान द्रव्यमान है मतलब दोनों की m बराबर है, ठीक है, समान द्रव्यमान की वस्तुएं हैं कि गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी का अनुपात 4:9 है, उनके वर्गों का अनुपात क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी की बात करें K इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर। तो K1 की बात करें, K1 इक्वल टू होगा हाफ m v1 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मास जो है समान दिया हुआ है लेकिन वेलोसिटी चेंज है, तो हाफ m1v स्क्वायर। K2 की बात करें तो हाफ m सेम रहेगा, दोनों का मास सेम है, m v2 स्क्वायर। तो दोनों की K1 बाई K2 बात करें तो भाई K2 कितना दिया हुआ है 4/9 दिया, K1 बाई K2 इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पे वही यही उठा के यहाँ पे रखते हैं 1/2 m v1 स्क्वायर बाई 1/2 m v2 स्क्वायर इक्वल टू 4/9। तो यहाँ से हाफ m कैंसिल हो जाएगा, v1 बाई v2 यहाँ से निकलेगा 4/9। आगे बात करेंगे तो v1 बाई v2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2/3 का होल स्क्वायर। v1 बाई v2 बराबर कितना आ जाएगा भाई, तो आंसर क्या आ जाएगा बी। आगे बात करें कि एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। यह कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। क्या बात ये कर रहा है कि एक व्यक्ति कार में है जो विराम अवस्था में है और सीधी समतल सड़क पर चल रहा है, क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। तो हम ये देखते हैं कि सड़क पे आर क्या है। आर मतलब प्रतिरोध जो काम कर रहा है, रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं, प्रतिरोध जो काम कर रहा है क्या कैसे काम कर रहा है पहिए पे, अग्र पहियों प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में हम ये देखते हैं कि ये सड़क के पदार्थ पर निर्भर नहीं करेगा, ये गलत होगा, ये आर के बराबर होगा नहीं, जबकि ये आर से कम होगा और ये आर से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर मान लीजिए आपके यहाँ जा रहे हैं आप और बहुत तीक्ष्ण मोड़ है मतलब बहुत तेजी से मुड़ने वाला सिस्टम है वहाँ। तीक्ष्ण मोड़ जिसे कहते हैं वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ है 4 पहियों वाला वाहन है। बात ये कर रहा है कि इनमें से कौन सा कितने कथन सही है और गलत है। पहला है बाहरी पहियों पर उल्टेगा। गाड़ी मान लीजिए आप तेजी से चला रहे हैं और मोड़ अचानक से आता है और बहुत तेजी से हैं आप, तो किस पहिए की तरफ आप जो है गिरने का चांसेज बढ़ जाएंगे, किस पहिए की तरफ आप गिरेंगे, ये बात कर रहे हैं। मान लीजिए हम ये देखते हैं कि जब हम जाते हैं तो मोड़ पे कहा जाता है कि धीरे होकर चलिए, मोड़ पे धीरे होकर चलिए, क्योंकि आप वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है संतुलित करने का प्रयास करते हैं धीरे होकर। धीरे होने के साथ हम ये देखते हैं कि थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं, जब मुड़ती हैं गाड़ियाँ तो थोड़ा सा बेंड होकर। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब संतुलित हो जाएगा तो आप नहीं गिरेंगे, लेकिन अगर संतुलित नहीं होगा तो तेजी से अगर आप जा रहे हैं तो ये तो बाहरी पहियों पे, पहला ऑप्शन ये सही होगा, दूसरा बाहर की तरफ फिसलेगा। ऑप्शन 1 और 3 सही होंगे। एक तो आप जब जाएंगे तेजी से जाएंगे तो आप बाहर की तरफ जाएंगे और दूसरा बाहर की तरफ आपका पैर फिसलेगा गाड़ी को लेकर। तो ये था आज का क्वेश्चन जिसे हम प्रैक्टिस किए और रेगुलर बेसिस पे आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे।